रिमोट का बटन दबाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बीकेसी ग्राउंड पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य मंच तैयार है। पूरी तैयारियां यहां पर कल के लिए की जा रही है, रिहर्सल हो रहा है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के दौरे पर हैं। 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, आधारशिला रखेंगे, लेकिन इन परियोजनाओं के साथ साथ एक अहम मौका होगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक है। ऐसे में इन परियोजनाओं की शुरुआत और पीएम की मौजूदगी, उनका संबोधन और शहर का दौरा उनके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जमीन को तैयार करने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ और इसी खबर के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले बात करते हैं जाने माने पहलवान किस तरह से कुश्ती संघ के खिलाफ आए हैं। खबर की कल भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है। न सिर्फ अव्यवस्थाओं को वो उजागर कर रहे हैं बल्कि अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक खिलाड़ी और विजेता अपने ही कुश्ती संघ के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। इन खिलाड़ियों ने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक तक में इनमें से अलग अलग खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, मगर सबको कुश्ती संघ की व्यवस्था से शिकायत है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। खिलाड़ियों के इस विरोध प्रदर्शन ने फेडरेशन को भी सामने आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब अध्यक्ष से पूछा गया कि अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप देखते हुए क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उनका जवाब कुछ इस तरह रहा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी ये रवैया बताता है कि खिलाड़ियों के लिए अपने न्याय की लड़ाई लंबी होने जा रही है। ये हैरानी वाली बात है कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो अखाड़ा छोड़कर जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके आरोपों को फेडरेशन किस तरह से लेता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंतन शिविर के दूसरे दिन पत्रकारों से बात करते हुए ऐलान किया कि क्लब और बार आधी रात से पहले बंद हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गली मोहल्ले में बार खुल गए हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। बार क्लब चलते रात को सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमें तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर गली मोहल्लों से खुल गए बार और क्लबों पर भी है। उनका कहना है कि फिलहाल सबको रात 12 बजे से पहले दुकान समेट लेनी है। इस ऐलान पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रॉपर तरीके से रेस्टोरेंट बार चलते हैं उनके लिए ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। वो ऑलरेडी 11-11:30 बजे अपना रेस्टोरेंट बार क्लोज कर देते हैं। एज एन एसोसिएशन हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि इसमें सरकार को भी लॉस है थोड़ा, बिकॉज लेट तक खुलते थे तो ज़्यादा रेवेन्यू आता था थ्रू एक्साइज। लेकिन लोग याद दिला रहे हैं कि जयपुर एक पर्यटन स्थल भी है। इसका असर पर्यटन पर पड़ेगा। जयपुर में खाली टूरिस्ट तो आता है और टूरिस्ट की फैसिलिटी से ये सब चीज चालू कर रखी है। अगर ये जैसे बंद कर देंगे तो इससे गलत प्रभाव पड़ेगा होटल इंडस्ट्रीज को। एक तरफ तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, दूसरी तरफ ये बंद करने के लिए कहते हैं। राजस्थान में 10 महीने बाद चुनाव है और लगता है इस फैसले से राजस्थान सरकार एक राजनीतिक संदेश भी देना चाहती है। जयपुर से बालवीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के इसी बीकेसी ग्राउंड के इस मंच पर कल पीएम स्वनिधि योजना की भी बात होगी, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने की व्यवस्था है। मुंबई में जो 1,25,000 रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें 10,000 का लोन देने का बीएमसी का टारगेट लगभग पूरा हो गया। शायद इसकी घोषणा भी यहाँ पर होगी, लेकिन उससे पहले मुंबई के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें कर्ज तो मिल गया, लेकिन लाइसेंस न मिलने की वजह से उनके काम में बाधा आ रही है। ऐसे में वो कर्ज किस तरह से चुकाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दिनेश और गणेश गुप्ता, गोरखपुर का ये परिवार बीते करीब 50 वर्षों से मुंबई के अंधेरी इलाके में सब्जी बेच रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बीएमसी ने इन्हें 10,000 का लोन तो दिलवाया, लेकिन आए दिन पुलिस की कार्रवाई में कभी ये लॉकअप पहुंच जाते हैं या 1200 का जुर्माना भरते हैं। सवाल पूछते हैं, लोन तो सैंक्शन करके दे दिया, लेकिन बिना लाइसेंस धंधा हो तो कैसे? पुलिस की कार्रवाई तो इतना तगड़ा है कि हर टाइम वो लोग आते हैं। लास्ट टाइम हमें क्या पावती हमारे पास 24/12 को भरे थे 1200 रुपए भरे थे। सरकार इस पे हम लोग को देखे, लोन अगर दे रही है तो वसूलने की काम ना करें। आप एक तरफ से लोन देंगे, दूसरे बाजू से वसूलेंगे तो हम लोग भरेंगे कहाँ से? आप भरेंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से? अपने परिवार कहाँ से चलाएंगे? राजू आपखरांडे और दिलीप गुप्ता को भी 10-10 हजार का लोन 1 साल पहले मिल चुका है। अब दूसरे की तैयारी है, पर कहते हैं लोन का पैसा फाइन भरने में ही निकल रहा है। एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो। लोन दिया तो मतलब वो बीएमसी में जानो, आप बीएमसी से लोन दिया है ना आपको, तो बीएमसी और तुम जानो, ये ऊपर से ऑर्डर आया हम लोग को उठाने का। फेरी वाले रोड पे नहीं बैठने का बोलता है। जो सर्वे हुआ था उसी के हिसाब से लोग ने लोन पास किए थे। अच्छा, सर्वे के बाद लोन पास किया है। तो आप पुलिस की कार्रवाई भी होती है? क्योंकि तभी नहीं था, ये अब भी चालू किए लोग ज्यादा करके। कितने दिनों से? ये आज ये महीने 2 महीने से ज्यादा चल रहा है लोग का। वो लोग कुछ नहीं सुनते, वो बोले गवर्नमेंट दिया है आपको दिया है। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, आपकी दुकान यहाँ से हटेगी। तो अब आपको लाइसेंस मिले, इसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं मैडम कि लाइसेंस मिल जाए, आराम से हम लोग बैठे धंधा करें, और क्या ये हम लोग चाह रहे हैं बस, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ क्या। मुंबई के करीब 15,000 रेहड़ी पटरी वालों की आजाद हॉकर्स यूनियन के जयशंकर सिंह बताते हैं कि इनसे जुड़े करीब 70% विक्रेताओं को लोन मिल चुका है। ऐसे में अब हॉकर्स के लिए अलग व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है। मुंबई में इतनी जगह की कमी है, ट्रैफिक बड़ी समस्या है, तो हॉकर्स को लेके हमेशा आम लोगों का यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता रहा है, वो परेशान रहे हैं। जो उम्मीद है लाइसेंस मिलने की लोगों को, वो हो पाएगा? नहीं, आपने जो कहा कि ट्रैफिक जाम होता है, ये सारी चीजें होते हैं, आम लोगों को समस्या। आप सोचिए कि अगर अंधेरी में 10 रुपए की धनिया किसी को लेना हो तो दादर और वाशी तो जाएगा नहीं। अच्छा, मान लीजिए फेरी वालों का आप हटा देते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार का दूध सेंटर है, महाराष्ट्र सरकार के स्टॉल्स हैं, वो भी तो फुटपाथ पे ही हैं। जो लाइसेंस 1968 तक दिया गया है वो सारे स्टॉल भी फुटपाथ पे हैं, तो वहाँ से पब्लिक कैसे चलेगी?
तो मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिक भी चले और लोगों को नजदीक में व्यवस्था उस तरह से की जाए कि फेरी वाला भी बैठे, चार्ज मारना उसका विकल्प नहीं है। जिनका रोजगार कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह से चौपट हुआ, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसमें बिना किसी गारंटी के सरकार लोन दे रही है। खास तौर पर ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, लेकिन आर्थिक राजधानी की जमीनी समस्याओं के बीच ये लोन इन्हें कुछ खास राहत नहीं पहुंचा पा रही। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई पुलिस ने दिल्ली के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि अलग अलग शहरों में जाकर चोरी करते हैं और फिर दिल्ली आकर छिप जाते हैं। करीब 25 सालों से इस तरह से ये चोरी कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के हाथ ये किस तरह से चढ़े, आपको दिखाते सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी में दिख रहे ये शातिर चोर दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में आकर 10 मिनट में घर साफ कर चलते बनते थे। मालाड पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो 70 से 80 सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस पहले जिस लॉज में ठहरे थे वहां पहुंची। पता चला वो रेल से दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी से मिली उनकी तस्वीरों को रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ को भेजा। दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में रतलाम में 3 चोरों को धर दबोचा गया। पुलिस हैरान तब हो गई जब उनके पास से 10 लाख के गहने मिले, जबकि मालाड में सिर्फ 1,87,000 रुपए की चोरी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में उनके पास से, उनके बैग वेग से 10 लाख का माल हमको रिकवर हुआ है, जिसमें सोना चांदी मेन है, जो लैपटॉप गया था वो है, और साथ में ही 7 केसेस उन्होंने 2 दिन में मुंबई में किए थे, जिसमें 5 मुंबई में और 2 मीरा भाईंदर में। साथ ही पुलिस को इनके पास से कुछ ऐसे औजार मिले जिनसे कुछ मिनटों में ही ये बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम देते थे। मालाड पुलिस के मुताबिक सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके सरगना निजाम निसार शेख पर अकेले दिल्ली में ही चोरी के 96 मामले दर्ज है। इनकी खासियत है कि ये सिर्फ 2 दिन के लिए शहर में आते हैं। ज्यादातर पुरानी बिना सीसीटीवी और चौकीदार वाली इमारतों में बंद घरों को निशाना बनाकर ट्रेन या हवाई जहाज से दिल्ली भाग जाते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने फोन में ये दूसरे राज्यों के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली जाएंगे तो पश्चिम बंगाल का यूज करेंगे, अगर मुंबई आएगा तो दिल्ली का यूज करेंगे। कुछ अलग ट्रिक करते हैं कि जो कि पुलिस को गुमराह करते हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में बाधा आवे और वो पकड़े नहीं जावे, और ज़्यादा दिन रुकते भी नहीं। अगर मुंबई में आए तो 2 दिन में वो तो चले जाते हैं। तो उनको, और डे हाउस ब्रेकिंग करने वाले हैं बहुत सारे एक्सपर्ट है, डे करने वाले बहुत कम होते हैं। पुलिस की माने तो ये गिरोह देश के अलग अलग शहरों में 20 से 25 सालों से चोरी को अंजाम देता आ रहा है। किसी भी शहर में ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते। पहले दिन देखी और दूसरे दिन चोरी करिए ट्रेन या प्लेन के जरिए दिल्ली भाग जाते थे। इनका साथी सरगना अक्सर अपने साथियों को भी बदलता रहता है। यही वजह है कि ये कई सालों से पुलिस को चकमा देते आ रहे थे, लेकिन आखिरकार मालाड पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। हालांकि हवाई जहाज के जरिए भागे इनके 2 साथी अब भी फरार हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में सीवेज कनाल के नाम से गोकुलपुर का नाला मशहूर हो रहा है। किस तरह से ये मुश्किल का सबब बना हुआ है, दिखाते हैं आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में। दिल्ली शहर में सफाई का ये हाल है जैसे आपका झाड़ू धूल में ही धूल को ही साफ करने की कोशिश कर रहा हो और हर तरफ उसी धूल में आप लिपट जाएं। ठीक उसी तरह जैसे आप सड़क पर सफाई करने के नाम पर जमे हुए गंदे पानी में से कचरा निकालकर उसी सड़क पर फेंक दें। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का भी है। 2 कॉलोनियों को बांटती हुई ये ठहरा हुआ 5 किलोमीटर लंबा नाला इस शहर में हो रहे कचरा प्रबंधन का एक प्रतीक है। ये नाले की समस्या, ये कूड़ा निकलता नहीं और बहुत दिक्कत होती है। पटाव को हम चाह रहे हैं समाधान हो जाए। कोई बच्चे भी गिर जाते हैं, जानवर भी गिर जाता है, और हम सब फिर कॉलोनी वाले मिलकर उसे निकालते हैं। जानवर को बहुत परेशानी होती है। हाँ, यही जैसे कूड़ा वूड़ा गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम इस कचरे से अनजान है। सवाल ये है कि इतने साल बाद भी इसका बेहतर प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है। नगर निगम की दलील है कि लोग मानते नहीं हैं और नाली में कचरा डालते रहते हैं। नगर निगम की भी एक मजबूरी है कि 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सारी गलियों की सफाई के लिए सिर्फ 7 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को भी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन दिक्कतों के बावजूद माहौल कुछ ऐसा है कि इनका पक्ष जब हमने कैमरे पर जानना चाहा तो सबने अपनी नौकरी जाने का डर जताते हुए मना कर दिया। देश से निकाल के यहाँ रख देते हैं बाहर और ये उठाते ही नहीं है कूड़े को।
और यहाँ पे जो ऐसे हर दिन कूड़ा उठाने की गाड़ी आती होती है, ये कूड़े होता है, ये कहाँ है? ये यहाँ पे कोई पता नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डस्टबिन, कूड़ेदान कुछ नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है। नगर निगम के इन कर्मचारियों को फौरन वेतन दिए जाने की हिदायत दिल्ली हाई कोर्ट भी दे चुका है, पर उस पर अमल नहीं हुआ। नगर निगम के पास करीब 21,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। बजट का बंटवारा भी सही से नहीं हो पा रहा है। पिछले बजट का करीब 27% हिस्सा शहर की सफाई के लिए दिया गया था, फिर भी हालात नहीं सुधरे। इस साल भी नालों की सफाई के लिए करीब 13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लोग अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन अब भी जागरूकता में कुछ तो कमी है। नेपाल सिंह गौतम यहीं रहते हैं और उन्होंने बताया कि पहले कभी ये नाला बरसाती नदी हुआ करता था। जब ये नाला भर जाता है तो नाला भरने के बाद इस गंदगी को ये लोग निकालते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि लोगों के दरवाजे तक, ये देखिए, ये दरवाजे तक जो है ना ये मलबा निकालते हैं। ये देखिए ये दरवाजों तक ये भेड़ देते हैं मलबा। हमारा रास्ता भी बिल्कुल ये बंद कर देते हैं और इसकी बदबू से जो है, इसकी गंदगी से कीड़े निकलकर हमारे बिस्तरों में, रसोइयों में जाते हैं, जिसका कोई उपचार नहीं है एमसीडी के पास। और इस सारी समस्याओं को लेकर हम कोर्ट में भी गए हैं। हम सारी समस्याओं को लेकर हमने ये एनजीटी को भी दिया है और कोर्ट में इन्होंने देखिए लिखित में, कोर्ट में एमसीडी पक्ष ने लिखित में कहा है कि हम ड्रेन की फ्लूटिंग डेली सफाई करते हैं, जबकि अगर ये डेली सफाई हो तो ये गंदगी ना हो। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वैसी चीज़ है जो चाहे अमीर घर हो या गरीब घर हो, सबके घरों में होता है, और वो है कचरा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि यह कचरा किस चीज़ के ऊपर है। ये एक 5 किलोमीटर लंबा नाला है और ये नाला पूरी तरह से इसी तरह कचरे से भरा हुआ है, इसी तरह से फंसा हुआ है। और ये नाला कहाँ है? ये नाला दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में हम खड़े हैं और 2 कॉलोनियों के बीच में ये नाला 5 किलोमीटर तक इसी तरह से बहा करता है। तो ये यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। आपको ये बात समझना है कि दिल्ली, जब हम सोचते हैं दिल्ली शहर, तो हमें एक बहुत ही चमकदार एक तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। लेकिन ये तरह के जो इलाके हैं, जो बाहरी इलाके हैं, जहाँ पे लोग दूसरे शहरों से आके बसे हैं, जो थोड़े गरीब इलाके हैं, इन लोगों की और इन जगहों की क्या हकीकत है? इन लोगों के लिए वो दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। मैं हूँ शुभांगी रेडगवे, कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ, NDTV इंडिया। और भाई आपको मिलवाते हैं कैसे दूध वाले से, जो कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर दूध बेचने जाता है। ये है गुरुग्राम के फरीदाबाद में रहने वाले अमित भड़ाना। उनकी हार्ले डेविडसन की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है। पहले वो अपनी होंडा की बाइक पर दूध बेचने निकलते थे, लेकिन एक दिन बाइक खराब हो गई और वो अपनी एक और बाइक हार्ले डेविडसन पर दूध बेचने गए। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और तब से वो हार्ले डेविडसन पर ही दूध बेचने जाते हैं। अमित भड़ाना को लोग अब हार्ले डेविडसन वाले मिल्कमैन के नाम से जानते हैं। और कैसी चल रही हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बुजुर्ग नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली रियायत अब तक बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को आम बजट से उम्मीद है। उन्होंने वित्त मंत्री से गुहार लगाई है। कालका के रघुवंश मल्होत्रा पत्नी के साथ दिल्ली आए हैं। रिश्तेदार के यहाँ गुड़गांव जाना है। वित्त मंत्री से बजट में ट्रेन में बुजुर्गों के लिए रियायत बहाल करने की गुजारिश भी है और उम्मीदें भी। 10% डिस्काउंट मिलता था, उस राहत की बहुत गुंजाइश थी उसमें। जो पेंशनर हैं उनके लिए इतना खर्चा करना बड़ा मुश्किल है, और ये महंगाई के जमाने में इतनी बहुत बुरी महंगाई है, इतनी बुरी हालत है। 50% वाला मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। बुजुर्गों के लिए तो बहुत जरूरी है, तो सोचना चाहिए है जी, सोचना चाहिए। वित्त मंत्री को सोचना चाहिए बजट में। मैन बहादुर कहते हैं, काम तो जिंदगी भर कर लिया, उम्र के इस पड़ाव पर तो घूमना ही बचा है। प्राइवेट नौकरी में थे तो पेंशन नहीं, लिहाजा रियायत बहाल होने से घूमने के लिए परिवार के पैसे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं जाना होगा तो आसान तो हो ही जाएगा। अब हमको आने जाना आना है कहीं घूमने के लिए, और क्या करना है, काम तो होगा नहीं। फरीदाबाद के रहने वाले राम कुमार गुप्ता की दलील तीर्थ यात्रा करने की है। टिकट पर छूट मिलेगी
तो ज्यादा तीर्थ यात्रा करने में आसानी होगी। यात्रा करनी हो, कहीं जाना हो तो थोड़ा आदमी जल्दी सोच लेता है, अभी थोड़ा सोच के हिसाब लगाता है। कहीं आना जाना हो तो चल देता है तुरंत। बिहार के शीतल प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीमारी और लाचारी भी इस उम्र में यात्रा की बड़ी वजह है। डॉक्टर को दिखाना हो या दवा की जरूरत हो, सबके लिए पैसा चाहिए और महंगाई भला कहाँ कम है। सीनियर सिटीजन शौक से नहीं जाते हैं घूमने। अब अगर कहीं करने तीर्थ यात्रा भी करना है तो जो शरीर में थोड़ा ताकत रहता है वही समझ जाते हैं ना। बुजुर्ग तो लाचारी में कहीं कुछ वैसा हो गया तब अगर एम्स में दिखाना है, कहीं कुछ कारण हो गया तब जाते हैं। छूट को लेकर दलीलें बेशक अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है। टिकट रियायत से होने वाली बचत बुजुर्गों के लिए उम्र के इस पड़ाव पर एक बड़ा सहारा है। रियायत से बोझ बढ़ने की दलील बेशक हो, पर हमारी सामाजिक व्यवस्था में बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। उनके प्रति परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है, पर क्या सरकार की नहीं? तो उम्मीद भरी इस गुजारिश पर मुमकिन हो तो वित्त मंत्री जी गौर कीजिए, क्योंकि आपकी दी हुई रियायत उनके लिए बड़ी राहत है, जो उम्र के इस पड़ाव पर उनकी राह आसान करती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। इस बार कर्तव्य पथ पर 50 विमान हिस्सा लेंगे। नौसेना का IL-38 भी शामिल होगा। ये पहली और आखिरी बार प्रदर्शित होगा। IL-38 भारतीय नौसेना का समुद्री विमान है। गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास 2 भागों में होगी। 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर विमान, 23 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सेंट्रल विस्टा का निर्माण करने वाले श्रमयोगी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ड्रोन से तिरंगा भी बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। रायसीना हिल्स के ऊपर ये फिलहाल आप तिरंगा देख सकते हैं। ये तिरंगा जो है ड्रोन्स द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रोन शो आप 29 जनवरी यानी बीटिंग रिट्रीट वाले दिन यहाँ पर देख सकते हैं। ये 10 मिनट का ड्रोन शो जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। पिछले साल भी यहाँ पे ड्रोन शो जो है किया गया था। इस साल बताया जा रहा है कि 1000 ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से उड़ेंगे और अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग शख्सियतों के जो चेहरे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो ड्रोन्स हैं ये तिरंगा बना रहे हैं आसमान पर रायसीना हिल्स के ऊपर। फिलहाल ये जो है रिहर्सल्स चल रही हैं। रोज यहाँ पर रिहर्सल्स चलती हैं। शाम के इस वक्त ही लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये एक अभी मैपिंग के जरिए ये लोग जो हैं एक सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिलहाल ड्रोन्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के जो कोर्टयार्ड में इन्हें असेंबल किया जाता है, वहां पे इनको मैप किया जाता है, फिर इन्हें एक एक कर जो है इकट्ठा उड़ाया जाता है ताकि वो ऊपर जाकर आसमान में एक भव्य चित्र बना सकें। फिलहाल जो ये कर्तव्य पथ है यहाँ पर रिपब्लिक डे की और साथ में जो बीटिंग रिट्रीट की तैयारियां जो है वो फिलहाल चल रही हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्लडलिट किया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है बहुत चौकस किए गए हैं। ये फिलहाल इस साइड आप राष्ट्रपति भवन के दूसरी साइड ये इंडिया गेट देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो कर्तव्य पथ है वो फिलहाल सील कर दिया गया है। यहाँ पर अगले हफ्ते 26 जनवरी को रिपब्लिक परेड जो है रिपब्लिक डे की जो परेड है वो रोल डाउन करेगी। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ सुरक्षा कर्मी जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के BKC ग्राउंड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।